हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के केस लॉ सीरीज का किस्सा आगे बढ़ाते हैं और हम इसका आज पार्ट 2 जो है वो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस पार्ट बी में जो है हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला जो न्याय दृष्टांत है उसका नाम है अमिर्थम कुद्दुम्ब वर्सेस सरनम कुद्दुम्बन। इस केस में कुछ इस प्रकार से तथ्य जुड़े हुए हैं जो कि सेक्शन 6E ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को टारगेट करते हैं। इस केस में कहा था कि कल्लीमल जो है वो एक नाबालिग है और नाबालिग होने के समय उनके पिता ने प्राकृतिक संरक्षक के रूप में न्यायालय की अनुमति तथा बिना किसी विधिक आवश्यकता के उसकी संपत्ति को बेच दिया। तो बालिग होने के बाद कल्लीअम्मल ने वह संपत्ति वादी को बेच दी। तो अब बताइए कि क्या ये वादी प्रीवियस जो ट्रांसफर उसके पिताजी ने किया था उस ट्रांसफर को सेट असाइड करवा सकता है, या फिर सेक्शन नंबर 6E के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मियर राइट टू सू कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न उठा, ये इश्यूज उठा यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में। तो इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि संपत्ति में हित से जुड़ा हुआ अधिकार केवल वाद करने का अधिकार नहीं है। इसमें हेल्ड हुआ कि अंतर्ग्राही वाद ला सकता है, यानी अंतरीति कह सकते हैं हम इसको। द ट्रांसफरी कुड सू नॉट हिट बाय सेक्शन 6E कि यह अंतरण धारा 6D के बाधित नहीं था। A right to property coupled with the right to sue is not a mere right to sue under section number 6E कि अगर right to property ट्रांसफर किया जा रहा है तो right to sue अपने आप उसके साथ कपल्ड है और वो भी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, वो सेक्शन नंबर 6E के अकॉर्डिंग बार्ड नहीं है। तो यहाँ कहा कि प्लेंटिफ ऐसा सूट ला सकता है और सेल को सेटिसाइड कर सकता है। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस, शेख असद अली मुल्ला वर्सेस शेख हैदर अली। ये जो केस है ये भी कुछ सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 6 में इसमें फैक्ट क्या थे कि बानू बीबी ने विभाजन दावा छोड़कर जीवन भर ₹5 मासिक भरण पोषण लिया, जिसे संपत्तियों पर भार बनाया गया। बाद में डिक्री का अंतरण किया गया कि यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसके विभाजन का वाद चल रहा था, बट विभाजन के वाद को उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है, मेरे को विभाजन नहीं करवाना, मैं उनको उस प्रॉपर्टी पर एक चार्ज क्रिएट कर दो कि इस प्रॉपर्टी से मुझे ₹5 मासिक भत्ता मिलेगा भरण पोषण के तौर पर। तो यहाँ पर अब इस डिक्री को किसी अन्य व्यक्ति को असाइन कर दिया। अब सेक्शन नंबर 6 में एक प्रोविजन है, कहता है कि फ्यूचर राइट टू मेंटेनेंस आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि केवल व्यक्तिगत भरण पोषण अधिकार उस अधिकार से भिन्न है जो डिक्री में समाहित होकर संपत्ति पर भार द्वारा सुरक्षित हो चुका है। यानी कि आपने प्रॉपर्टी का एक चार्ज क्रिएट करा और आपने एज अ चार्ज के तौर पर उस प्रॉपर्टी से अपना भरण पोषण हासिल किया है। तो यहाँ पर लिखा है कि मेंटेनेंस डिक्री जो है वो असाइनेबल होगी और असाइनी उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने फ्यूचर मेंटेनेंस को क्या किया है, फ्यूचर मेंटेनेंस के राइट को ट्रांसफर किया है। ये प्रॉपर्टी से लिंक्ड राइट था, इसलिए ये असाइनेबल है। अभी प्रीवियस वाले केस लॉ में भी यही कहा था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही, डिक्री को हमने एक प्रॉपर्टी माना है और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही तो उससे लिंक्ड राइट भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन मियर पर्सनल राइट, फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अ मेंटेनेंस डिक्री सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाज हेल्ड असाइनेबल एंड अ मियर पर्सनल राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इज डिफरेंट। आते हैं हमारा नेक्स्ट केस लॉ सीरीज पे, अब्दुल गफूर वर्सेस अब्दुल रजाक। ये जो केस है ये भी सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड है। इस केस के फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि सवुरावन बीवी रिलिंक्विश्ड फ्यूचर इनहेरिटेंस इन फादर्स प्रॉपर्टी फॉर ₹300 ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एक यहाँ पर एक महिला थी,
उन महिला ने अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का जो राइट है उस राइट को रिलिंक्विश कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पिताजी की संपत्ति में अपना हित जो भी है मैं वो नहीं लूंगी, उसकी जगह मुझे 300 रुपये दे दीजिए। तो उन्होंने पैसा मंजूर करवा लिया, मैं पैसा ले लिया और पिताजी के जीवन काल के दौरान उन्होंने अपना इनहेरिटेंस का राइट जो है रिलिंक्विश कर दिया। लेकिन उसके बाद उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने लेटर उनके शेयर को उनके नाना जी की प्रॉपर्टी से क्लेम करा। तो अब बताइए कि कैन वन रिलिंक्विश अ मियर चांस ऑफ फ्यूचर इनहेरिटेंस ड्यूरिंग ऑनर्स लाइफ टाइम। यहाँ पर इशू ये इन्वॉल्व हुआ कि क्या स्वामी के जीवित रहते भविष्य में मिलने वाले उत्तराधिकार की मात्र संभावना का त्याग वैध है। तो इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि a mere chance of succession cannot be transferred or relinquished, कि उत्तराधिकारी की मात्र संभावना का अंतरण या त्याग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो रिलिंक्विश किया था उन्होंने पिताजी के लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी में मियर इनहेरिटेंस का राइट, वो लीगली इनइफेक्टिव हो गया। क्लियर है? इसलिए ये क्या है, वॉइड है एज पर सेक्शन नंबर 6A के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट केस आते हैं हम, बद्रीनाथ एंड अनदर वर्सेस MST पुन्ना एंड अदर्स। इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि मिस्टर बाघू जो है उनको श्री वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे में 16/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार था। पुत्री पुन्ना ने उत्तराधिकार वसीयत में दावा किया कि ये मेरा क्या है, उत्तराधिकार है, मेरे पिताजी को वैष्णो देवी मंदिर के टेम्पल में जो ऑफरिंग आती थी उसका 6/16 हिस्सा मिलता था। अब पिताजी की मृत्यु के बाद वो हिस्सा, वो अधिकार मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि डेफिनेट राइट टू रिसीव ऑफरिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्सनल प्रिस्टरी क्वालिफिकेशन, कि अगर कोई ऐसा ऑफरिंग है जिसमें प्रिस्ट की क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये क्या है, एक राइट टू रिसीव, ये डेफिनेट रिसीव ऑफरिंग है और ये एक वैल्यूएबल है, ट्रांसफरेबल है और इनहेरिटेबल है। ये इस पे सेक्शनिस्ट का राइट नहीं है। तो इसमें जो मिस पुन्ना थी वो इनहेरिट कर सकते हैं अपने फादर के इस राइट को। यहाँ पर लेट डाउन हुआ कि मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा प्राप्त करने का निश्चित अधिकार संपत्ति है और उत्तराधिकार की मात्र संभावना नहीं है। यानी कि मंदिर में अगर कोई चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है तो वो आपका एक तरीके की प्रॉपर्टी है और आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं, वो ट्रांसफरेबल है। ठीक है, वो एक मियर पर्सनल राइट नहीं है, उत्तराधिकार की मात्र संभावना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम अब सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन 10 और सेक्शन 13 आपको पता होगा कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन की बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी को कभी भी एलियनेट करने पर अगर कंडीशन लगाई जाती है, कोई शर्त लगाई जाती है तो ऐसी शर्त क्या होगी, वॉइड होगी और ट्रांसफर वैलिड होगा। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 10। और इसी सेक्शन के उपरांत में हम कुछ न्याय दृष्टांत देखते हैं। पहला केस है कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वर्सेस द कस्टोडियन एंड अदर्स। इस केस में कैनकीगोज नाम का एक शेयर है तो उसमें उसका राइट क्लेम्ड इन कैनकीगोज के नाम से राइट क्लेम किया गया विच हैड स्कीम रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर। इसकी स्कीम में लिखा था कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसमें प्रश्न उठा कि इज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग कंडीशन इज वैलिड, क्या पूर्ण रूप से अंतरण पर रोक लगाने वाली शर्त विधिमान्य है। तो इसमें हेल्ड किया गया कि द रिस्ट्रिक्शन कुड नॉट ऑपरेट एज ए एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन और एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, कंडीशन टेकिंग अवे होल पावर ऑफ एलियनेशन इज वॉइड। उनका कहना है कि ऐसी शर्त जो है वो शून्य होगी और ऐसा ट्रांसफर जो है वो वैलिड होगा। क्लियर है? तो इन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि ए ने मकान बी को बेचा और साथ में शर्त रखी कि बी कभी भी ये मकान नहीं बेच सकता, तो पूर्ण प्रतिबंध क्या है, शून्य है। लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेंट विल बी वैलिड एज पर द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। चलिए इसी के उपरांत में नया दूसरा दृष्टांत देखते हैं, रघुराम राव एंड अदर्स वर्सेस एरिक पी मथियास एंड अदर्स।
इस केस के कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि मुलगेनी जो है परमानेंट मुलगेनी लीज हैड कंडीशन अगेंस्ट एलियनेशन। एक प्रॉपर्टी है उसको लीज पे दिया जा रहा है और उसमें कंडीशन पावर ऑफ एलियनेशन पे पूरी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि भाई लेसी जो है उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को एलियनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि पूर्ण प्रतिबंध वैसे तो शून्य है लेकिन पट्टादाता के हित की शर्त अपवाद है। सेक्शन नंबर 10 में आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा लीज, कि अगर लेसर अपने बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। तो लीज इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन नंबर 10 और वहीं से ये वाला जो हमारा यहीं से हमारा ये जो केस है वो रिलेटेड है। यहाँ पे हेल्ड हुआ कि रिस्ट्रेंट जो है वो वैलिड था क्योंकि वो लेसर के बेनिफिट के लिए था, बट नो एक्सप्रेस कंडीशन अगेंस्ट पार्शियल एलियनेशन, सो फोर फीचर अनजस्टिफाइड। यहाँ लिखा है कि पार्शियल एलियनेशन मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रिगर द फोर फीचर। तो पट्टादाता के हित में अंतरण प्रतिबंध वैध है किंतु आंशिक अंतरण पर रोक तभी होगी जब स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। अगर आंशिक अंतरण पर कोई रोक है तो आपको स्पष्ट रूप से वो बात ट्रांसफर के रीड में लिखनी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम माता प्रसाद वर्सेस नागेश्वर सहाय। इस केस के जो फैक्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि फैमिली डिस्प्यूट जो है उसमें एक सेटलमेंट हुआ और ये सेटलमेंट हुआ कि भाई ये फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो क्या नहीं होगी, ड्यूरिंग द विडोज लाइफ टाइम इसको कोई भी एलियनेट नहीं करेगा। ये एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक सेटलमेंट हुआ फैमिली में। तो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि फैमिली अरेंजमेंट आर फेवर्ड बाय कोर्ट्स बट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 10 का प्रिंसिपल। तो द कॉम्प्रोमाइज वाज प्रूडेंट रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेज एंड बाइंडिंग। उनका कहना है कि अगर फैमिली अरेंजमेंट फैमिली कॉम्प्रोमाइज में इस प्रकार का कोई एलियनेशन की पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो वो जायज़ है, वो रीजनेबल है, बिकॉज द कोर्ट विल असेस दिस थिंग अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केसेस। तो यहाँ लिखा हुआ है कि समझौते को परिस्थितियों में विवेकपूर्ण और उचित माना गया तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी माना गया। क्लियर है? तो आप ये नहीं कह सकते कि फैमिली अरेंजमेंट या फैमिली कॉम्प्रोमाइज में लगाए गए रिस्ट्रिक्शन ऑलवेज वॉइड होते हैं। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन विच कोर्ट विल कंसिडर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 आपको सबको पता है कि ये ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन से रिलेटेड है कि अनबॉर्न पर्सन को, अजन्मे बच्चों को डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, उसके पहले आपको एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, एक जीवित हित क्या करना होता है, सृजित करना होता है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड अब हम कुछ केस लॉज दिखेंगे जिसमें हमारा पहला जो केस लॉ है वो है टैगोर वर्सेस टैगोर का केस। अब ये जो टैगोर वर्सेस टैगोर का केस है वो सन 1872 का है, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है बना भी नहीं था। उसके पहले जो हमारे इंग्लिश कॉमन लॉज जो थे उनके प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के बेसिस पे कोर्ट्स प्रिवी काउंसिल डिसीजन सुनाते थे और ये प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है। इसमें परसम कुमार टैगोर इन्होंने एक विल बनाई रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो एक के बाद एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होती रहेगी। इसमें मेन प्रॉब्लम थी कि ही गेव प्रॉपर्टी टू पर्सन्स फॉर लाइफ एंड देन टू देयर अनबॉर्न चिल्ड्रन। हिंदू लॉ डिड नॉट परमिट क्रिएटिंग सच एन इंटरेस्ट। उस समय हिंदू लॉ ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए परमिट नहीं करता था। तो अटेम्प्टेड सक्सेशन को क्या किया गया, जीवन भर के लिए इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट केस है वाइट पे वर्सेस मिचेल का केस है। इस केस में प्रॉपर्टी जो है अनबॉर्न पर्सन को सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन काल के लिए दी गई और उसके बाद अनबॉर्न पर्सन के भी अनबॉर्न चिल्ड्रन अगर होंगे तो उसको ट्रांसफर की गई। मतलब एक तो व्यक्ति जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो खुद ही अजन्मा व्यक्ति है और उस अजन्मे व्यक्ति का भी अजन्मा बच्चा, यानी कि आप पॉसिबिलिटी के ऊपर पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं तो रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, रूल
अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, दोहरे संभावना के विरुद्ध नियम। तो ये जो केस इसमें हेल्ड किया कि द लाइफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी गिवन टू एन अनबॉर्न पर्सन विद अ रिमाइंडर टू देयर अनबॉर्न इशू, दिस इज एन पॉसिबिलिटी अपॉन एन पॉसिबिलिटी, कि अगर आप किसी अजन्मे व्यक्ति को जीवनकालीन हित देकर उसके बाद उसी की अजन्मी संतानों के पक्ष में शेष हित निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें कहा कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन वाज वॉइड, कि ये जो अनबॉर्न चिल्ड्रन के फेवर में जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट बनाया गया वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा केस है गिरजिस दत्त वर्सेस दाता दिन। ये बिल्कुल लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस के बिना सेक्शन नंबर 13 एंड 14 क्या है, अधूरा है। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट क्या थे कि ए ने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी बी को लाइफ टाइम के लिए, ए ने बी को जीवन भर के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। उसके बाद अगर उसके जो पुत्र है उनको पूर्ण रूप से ट्रांसफर किया गया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ, और यदि पुत्र नहीं होते तो पुत्रियों को बिना अंतरण के अधिकार का ट्रांसफर हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है। और ए के भतीजे को बी अगर निसंतान मृत होता है, तो अगर बी के कोई बच्चे नहीं होते हैं तो उसके बाद ए के जो नेफ्यूज हैं उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या सिद्धांत लेट डाउन किया कि अजन्मे व्यक्ति को अंतरणकर्ता के शेष संपूर्ण हित का अंतरण होना चाहिए, सीमित हित अमान्य है। कि भाई अनबॉर्न व्यक्ति को फुल क्या होना चाहिए, होल रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर होता है तो वो क्या है, इनवैलिड है। तो हेल्ड किया कि जो बी को गिफ्ट था वो तो वैलिड था, यहाँ तक तो ट्रांसफर वैलिड हुआ। उसके बाद जो डॉटर को ट्रांसफर मिला, ठीक है, यहाँ तक ट्रांसफर वैलिड है। उसके बाद ये जो डॉटर को ट्रांसफर मिल रहा है ये इनवैलिड है। और अगर पहला ट्रांसफर इनवैलिड हुआ तो उससे लिंक जो दूसरा ट्रांसफर है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 16 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कहता है अगर सेक्शन 13 या 14 की वजह से कोई प्रीवियस ट्रांसफर इनवैलिड हुआ तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर उस पर बेस्ड जो है वो भी इनवैलिड हो जाता है। तो यही यहाँ पर प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ गिरजिस दत्त वर्सेस दाता दिन के केस में। तो आज हमने अमीरत्थम वर्सेस कुदुम्बा का केस पढ़ा, बद्रीनाथ का केस पढ़ा, रघुराम राव का केस पढ़ा, गिरजिस दत्त का केस पढ़ा, व्हाइटबे वर्सेस मिचेल का केस पढ़ा, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये केस लॉ समझ आए होंगे। और अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसमें अच्छे से लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे हम आगे और नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर ये सीरीज हमारी सक्सेसफुल साबित होती है तो हम नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट्स की भी सीरीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।